Some like I've made some mistakes in the past. Something that it cannot change. हेलो फ्रेंड्स, मेरा मैथ ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने एक्सरे ट्यूब की काफ़ी क्लास कंप्लीट कर ली है। ये इस सीरीज की 30 क्लास है और इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर। देखिए, एक्सरे ट्यूब कंस्ट्रक्शन की लास्ट क्लास है। इसके बाद में 2 से 3 कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको मिली एम्पेयर, केवीपी आदि के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये एक्सरे बीम की क्वालिटी और क्वांटिटी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो ट्यूब करंट है और जो फिलामेंट करंट है उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। एमएस कैलकुलेट करना जानेंगे, हम एमएस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और रेटिंग चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे ट्यूब का रेटिंग चार्ट किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट कुछ क्लासेस इसी तरह की होगी। इसके बाद में हम मेमोग्राफी के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, हमने एक्सरे ट्यूब के जो एनोड है, एनोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। कुछ चीज़ें भी बाकी है जिसमें है इंडक्शन मोटर। देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सरे ट्यूब के अंदर रोटेटिंग एनोड होता है, लेकिन ये रोटेटिंग एनोड वर्क किस तरह से करता है, ये एनोड मूवमेंट किस तरह से करेगा। देखिए, इसके अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता कोई चेन और पुल्ली का सिस्टम लगा दें जिससे क्या हो, ये एनोड घूमे। अगर ऐसा होगा तो एक्सरे ट्यूब के अंदर हम जो वैक्यूम है वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इस जो एनोड का जो रोटेटिंग एनोड है ये अंदर से ही अपनी एनर्जी प्राप्त करें ताकि वैक्यूम डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एनर्जी बाहर से दी जाती है, इंडक्शन मोटर के द्वारा दी जाती है। तो किस तरह से ये रोटेट करता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, ये एक रोटेटिंग एनोड है। ये क्या है, रोटेटिंग एनोड है और ये इसका स्टेम हो गया और ये इसका रोटर हो गया जिसके अंदर कॉपर की प्लेट लगी हुई होती है। रोटर के अंदर कॉपर की ब्लेड इसके अंदर ये लगी होती है और इसके चारों तरफ जो ग्लास एनवलप है ये ग्लास एनवलप के अंदर होता है और इस ग्लास एनवलप के बाहर इसकी जो नेक है, इसकी नेक के ऊपर क्या होता है, स्टार्टर कॉइल लगी होती है। क्या होती है, कॉपर की कॉइल लगी होती है जिन्हें स्टार्टर कॉइल कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्टर कॉइल कहते हैं। तो ये रोटेट किस तरह से करता है, तो देखिए एनोड है, ये एनोड रोटेट करेगा। स्टार्टर कॉइल है, स्टार्टर कॉइल में जब करंट प्रभावित होता है तो क्या होता है, तो इससे जो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस स्टार्टर कॉइल का। जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो इससे जो कॉपर के जो रोटर है इन रोटर से बद्ध होता है, इनसे कनेक्टेड होता है। तो इसमें जब ऐसी करंट हम प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली चेंज होगा। वो क्या होगा, रैपिडली यानी बहुत तेजी से वो चेंज होगा। स्टार्टर कॉइल क्या करती है, ये स्टार्टर कॉइल इस जो एक्सरे की जो नेक है, जो ग्लास एनवलप का नेक है, इस ग्लास एनवलप को चारों तरफ से क्या होती है, घेरे हुए रहती है। क्या होती है, इसको घेरे हुए रहती है और ये ग्लास एनवलप के बाहर से घेरे होती है, अंदर से नहीं होती, ताकि इसका वैक्यूम डिस्ट्रॉय ना हो। तो इस स्टार्टर कॉइल के अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा इसके अंदर, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है, जो क्या करता है, जो इसके अंदर कॉपर के रोटर है, इस कॉपर रोटर के अंदर क्या करता है, इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। जो इंडक्शन मोटर के जो कॉपर रोटर है इनके अंदर एक जो इंड्यूस्ड करंट बोल दो या उसको प्रेरित धारा बोल दो, उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये प्रेरित धारा क्या करता है, ये प्रेरित धारा ही इस कॉपर रोटर को घूमने के लिए क्या करती है, पावर प्रोवाइड कराती है। किसको क्या करती है, पावर प्रोवाइड करती है। देखिए, हमें कॉपर यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आएगा उसके अंदर ये मोटर का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ये इसके अंदर देखना है कि ये इंडक्शन मोटर के द्वारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉपर रोटर के अंदर एक प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न करता है। ये इंड्यूस्ड करंट ही इस कॉपर रोटर जो रोटेटिंग एनोड है या टंगस्टन डिस्क है, इसको क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है। यानी एक्सरे ट्यूब के एनोड को रोटेट करने के लिए क्या किया जाता है, इंडक्शन मोटर के द्वारा पावर सप्लाई, जो फोर्स है वो सप्लाई किया जाता है इसको। अब देखिए, तो जब आपको पता है कि रोटर घूमेंगे तो उनके इजीली घूमने के लिए क्या करना पड़ता है,
उसके लिए हमें बियरिंग्स लगाने पड़ेंगे। बॉल बियरिंग्स होते हैं, जो स्टील की बॉल होती है या किसी और मेटल की बॉल होगी, वो बॉल लगानी होगी। उस बॉल से क्या होगा, इजीली रोटेट होगा। रोटेट के अंदर क्या होगा, आसानी से रोटेट हो पाएंगे। तो बियरिंग्स के इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, इसकी रोटेशन को हम क्या कर सकते हैं, और भी ईजी कर सकते हैं। ईजी रोटेशन हम कर सकते हैं किसके द्वारा, हम बियरिंग्स के इस्तेमाल के द्वारा। और आपको पता है बियरिंग्स, जैसे गाड़ी मोटर में आपने बियरिंग्स देखे होंगे जहाँ पे बॉल बियरिंग्स लगे होते हैं, जो घुमाने के लिए चीजों को बेरिंग्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं। तो उनके अंदर लुब्रिकेशन के लिए जो पेट्रोलियम ऑयल है वगैरह वो काम में लिया जाता है, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, जिसे हम वो काम में लिया जाता है। किस लिए, ताकि वो फ्रिक्शन लेस, घर्षण रहित होकर रोटेट करे। वो एक दूसरे क्या होगा, उसके कारण क्या होता है, वो आसानी से स्लाइड करते हैं, जिससे स्पीड है वो बहुत ज्यादा रोटेट होने की हो जाती है। तो बियरिंग्स काम में लोगे तो बियरिंग्स के साथ में हमें क्या होगा, लुब्रिकेशन की भी आवश्यकता होती है, लुब्रिकेंट की भी आवश्यकता होती है। किस लिए, ताकि इजीली रोटेट हो, एनोड क्या हो, आसानी से रोटेट कर सके। लेकिन देखो लुब्रिकेंट अगर हम ऑयल लुब्रिकेंट अगर हम काम में लेंगे, ऑयल लुब्रिकेंट जैसे मैंने आपको भी बताया था, ग्रीस हो गया, पेट्रोलियम जेली, जिस तरह का ये टाइप के जो पेट्रोलियम ऑयल जैसे पेट्रोलियम के जो डेरिवेटिव्स है, वो ग्रीस अगर काम में लोगे तो आपको पता है एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, एक्सरे ट्यूब के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। और वो हीट अगर इस एनोड जो रोटर है यहाँ पे पहुंच के बियरिंग्स के पास पहुंच गई, वो हीट अगर, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट पे पहुंचेगी। आपसे कितना ही मोलिब्डेनम स्टेम लगा लो, कितनी आप ग्रेफाइट की स्टेकिंग कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर यहाँ पे पहुंचेगा टेम्परेचर। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, वो इजीली वेपोराइज हो जाएंगे और वो क्या होंगे, इस ग्लास के जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका मतलब अब ऑयल लुब्रिकेंट तो काम में यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ऑयल लुब्रिकेंट क्या करेंगे, इस एक्सरे ट्यूब का जो वैक्यूम है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक्सरे ट्यूब की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ड्राई लुब्रिकेंट आप काम में ले सकते हो, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है, अपन ग्रेफाइट की जो पेंसिल होती है हम कागज पे लिखते हो तो इजीली क्या होती है, वो पेंसिल कागज के ऊपर फिसलती है, क्योंकि उसकी लेयर होती है वो एक दूसरे पर फ्रिक्शन के द्वारा क्या होती है, अलग हो जाती है। यानी वो भी क्या कर सकता है, लुब्रिकेंट का कारण बन सकता है। लेकिन आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। वो क्या होगा, वो वियर ऑफ हो जाएगा, घिसने के कारण वो पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। और पाउडर अगर एक्सरे उसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब के अंदर वैक्यूम वहाँ पे बहुत कम है, तो पाउडर बनेगा, तो वो क्या होगा, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सरे ट्यूब के अंदर का एनवायरनमेंट उसके अंदर फैलेगा तो उससे क्या होगा, उसका वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर मान लो उसकी पतली सी लेयर टारगेट के ऊपर चिपक गई, तो इलेक्ट्रॉन की पहले बॉम्बार्डिंग टारगेट जो ग्रेफाइट पर होगी, उसके बाद वो टारगेट तक पहुंचेंगे, यानी वो फंक्शनिंग को खराब कर देगा। तो हम क्या करें, हमें इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मेटेलिक जो लुब्रिकेंट है वो काम में लेते हैं। मेटेलिक लुब्रिकेंट कैसे, जैसे सिल्वर है, सिल्वर जैसे एजी है या सिल्वर है, ये क्या होता है, सॉफ्ट धातु होती है, इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है। जो ये क्या होती है, सॉफ्ट धातु होती है। अगर हम इसके ऊपर अगर हम जो बॉल बियरिंग्स को लगा दें, तो आपको पता है सिल्वर को सिल्वर से रगड़ते हो अगर आप उसको, तो आपको देखो एकदम से उसके अंदर क्या होगा, इजीली एक दूसरे पे वो स्लाइड होती है। तो सॉफ्ट होने के कारण इसको मेटेलिक लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट या मेटेलिक लुब्रिकेंट काम में आता है, जो लगभग क्या होता है, सिल्वर का होता है या चांदी का बना हुआ होता है। मेटेलिक लुब्रिकेंट इसमें काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर हम हीट डिसिपेशन देखें, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, रोटेटिंग एनोड के अंदर हीट डिसिपेटेड किस तरह से होता है या स्टेशनरी एनोड में किस तरह से होता है। एक सीरीज दे देते हैं कि एनोड से पहले जो ग्लास पे जाएगा, फिर हाउसिंग पे जाएगा, जो ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल पे जाएगा, फिर ट्यूब हाउसिंग पे जाएगा, इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप हीट डिसिपेशन या हीट का फैलाव, हीट को एक से दूसरी जगह भेजना, यानी एक्सरे ट्यूब के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। उस हीट को क्या करना होता है, उस हीट को वहां से बाहर भी भेजना होता है। अगर ज्यादा देर तक एक्सरे ट्यूब के अंदर हीट रहेगी तो वो जो एक्सरे ट्यूब के एनक्लोजर है उन एनक्लोजर को गर्म करेगी, जिससे एनक्लोजर खराब होने की संभावना होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए इनमें हीट डिसिपेशन किस तरह से होता है, तो दोनों ही ट्यूब के अंदर हीट डिसिपेशन होता है या हीट का जो फैलाव होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कैसे, सबसे पहले आप देखिए स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में हीट डिसिपेशन किस तरह से होगा। देखिए इसके अंदर हीट का डिसिपेशन एब्जॉर्प्शन और कंडक्टिविटी के द्वारा होता है। कैसे,
मैसिव कॉपर ब्लॉक के द्वारा। किसे? देखिए मान ली ये कॉपर ब्लॉक मैसिव एक बड़ा कॉपर का ब्लॉक है, इसके अंदर टंगस्टन की डिस्क लगी हुई है, फिलामेंट सामने है इस तरह से, और ये ग्लास एनवलप है, और ये ब्लॉक पीछे यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी मेटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के गिरने से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट क्या होगी? वो हीट को एब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या होगा? ये टंगस्टन से क्या चला जाएगा? कॉपर के ब्लॉक में चला जाएगा। और कॉपर ब्लॉक क्या करता है? थर्मल कंडक्टर की तरह से काम करता है, और ये सीधा इसको क्या कर देगा? पीछे भेज देगा। क्या बोलेगा? सीधा पीछे भेज देगा। यानी स्टेशनरी एनोड एक्स-रे ट्यूब के अंदर एब्जॉर्प्शन और कंडक्टिविटी के द्वारा मेजर जो हीट का पोर्शन है वो क्या होता है? जो डिसिपेशन के लिए जिम्मेदार होता है इसके अंदर। इसके अलावा रेडिएशन के द्वारा भी जाती है कि रेडिएशन मतलब हीट जाएगी, लेकिन इसका ये बहुत कम होता है। जो कंडक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन के द्वारा इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो इसके द्वारा इससे एक्स-रे ट्यूब से बाहर चला जाता है। रोटेटिंग एनोड के अंदर अगर देखो रोटेटिंग एनोड के अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है। इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम। जो हीट का होता है, जो हीट का जो डिसिपेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा। उसमें क्या था? मेन क्या था? कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन जो प्रक्रिया है, कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा था, या चालन जिसको बोलते हैं उसके द्वारा था। रोटेटिंग एनोड में रेडिएशन के थ्रू होता है। कैसे? एनोड है जो आप ये रोटेटिंग एनोड है, इस रोटेटिंग एनोड से हीट कहाँ जाएगी? वैक्यूम से होती हुई ग्लास वाल को क्या उससे क्या जाएगी? ग्लास वाल से बाहर जो सराउंडिंग जो ट्यूब हाउसिंग के अंदर जो ऑयल है, जिसको जो ऑयल काम में लेते हैं, जिसको कूल करने के लिए और चार्ज जो हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, उसको जो ये जो हीट है उसमें पहुंच जाती है। वहां से ये ट्यूब हाउसिंग को, और ट्यूब हाउसिंग से सराउंडिंग के अंदर क्या होती है? रेडिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? रेडिएट हो जाती है। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर बियरिंग्स काम में लेते हैं। मान लो कुछ अमाउंट के अंदर जो हीट है वो बियरिंग्स में पहुंच गई, और बियरिंग्स को एक्सपेंड कर दिया, मतलब बियरिंग्स के पास हीट पहुंचेगी तो बियरिंग गर्म होकर क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे, वो फैलेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? और उनको क्या कर देंगे? चौक कर देंगे। फैलेंगे तो वो यानी वहाँ पे जो रोटर के अंदर जो बियरिंग्स है वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है, एकदम से बहुत बारीक स्पेस होता है। तो थोड़े से भी अगर बियरिंग्स फैलेंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक्स-रे ट्यूब को जो चौक कर देंगे एनोड को, उसको घूमने से रोकेंगे। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं? इससे बचाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं? जो इसका जो स्टेम है, जो रोटेटिंग एनोड का, इस स्टेम को क्या करते हैं? इस स्टेम को मोलिब्डेनम धातु का बनाते हैं। क्या होता है? मोलिब्डेनम धातु बनाते हैं। ये क्यों? क्योंकि जो मोलिब्डेनम होता है, ये मोलिब्डेनम जो पार्शियल हीट बैरियर का काम करता है। किसके बीच में? हीट बैरियर है। कैसे? ये एनोड जो डिस्क है और जो बियरिंग्स है, इन बियरिंग्स के बीच में हीट बैरियर का काम करेगा, यानी अपने अंदर से होकर हीट को नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि मोलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये हीट का कंडक्टर, पुअर कंडक्टर होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण एक्स-रे ट्यूब में प्रोड्यूस होने वाली हीट के कारण ये पिघलेगा भी नहीं। 2600 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हीट को ही अपने अंदर से नहीं जाने देता। तो सारी हीट को क्या रोके करेगा? जो टंगस्टन डिस्क इसके ऊपर ही रोकेगा, और यहाँ से रेडिएशन के द्वारा ये हीट सारी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, यानी पीछे की तरफ ही नहीं जाने देगा। तो कॉपर के जो रोटर है वो चौक होने से बच जाते हैं। इसके अलावा इस स्टेम को, जो मैंने आपको बताया था मोलिब्डेनम स्टेम है, इस स्टेम को क्या कर जाता है? जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखा जाता है। कितना ज़्यादा छोटा रखा जाता है? इसको एकदम से क्या किया जाता है? बहुत ही छोटा रखने की कोशिश की जाती है। किस लिए? ताकि इसका इनर्शिया कम हो। क्या कम हो? इनर्शिया आपको पता है क्या होता है? ये जड़त्व होता है। जो जितनी भारी वस्तु होगी उसका जड़त्व या इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, जो जितनी हल्की वस्तु है उसका जड़त्व या इनर्शिया उतना ही कम होता है। तो इनर्शिया कम क्यों लेते हैं? देखिए, मान लो आपने एक्स-रे एक्सपोजर के लिए आपने बटन दबाया तो अगर वहाँ पे दो बटन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक प्रेप और रोटर बटन होता है, दूसरा एक्सपोजर बटन होता है। तो अब बटन दबाया, अगर मान लो एक ही बटन, अगर हम वहाँ पे एक भी बटन ले सकते थे कि एक बटन दबाया और सीधा एक्सपोज हो जाए, लेकिन जैसे ही आप बटन दबाते हो तो वैसे ही ये एनोड है, रोटेटिंग एनोड है, ये अपनी फुल स्पीड पे घूमना शुरू नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें से थोड़ा ही वजन हो, लेकिन कुछ तो इसका वजन होता ही है, इसमें जड़त्व कुछ ना कुछ होगा ही, और आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, और इसको फुल स्पीड में दौड़ने के लिए क्या होता है? इसके बीच में क्या होता है? छोटा सा डिले होता है, एक टाइम का थोड़ा सा
डिले होता है। मतलब आपने अभी फोर्स अप्लाई किया और ये फुल स्पीड में दौड़ेगा तो इसके बीच में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बटन प्रेस किया और ये फुल स्पीड के अंदर दौड़ने लग जाए। तो ये क्या उसमें होता है, शॉर्ट डिले होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ये डिले कितना होता है, ये डिले 0.5 से 1 सेकंड का होता है। क्या होता है, 0.5 से 1 सेकंड का होता है। तो एक्सपोजर को इसके फुल, अगर मान लो फुल घूमने से पहले आपने इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी तो फिर तो रोटेटिंग एनोड लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही जगह पे पड़ेंगे, सारे आके गिरेंगे और वापस उसको पिघला देंगे या उसको डैमेज कर देंगे उस पार्ट को। तो रोटेटिंग एनोड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सेफ्टी सर्किट काम में लिया जाता है। वो सर्किट तब तक एक्सपोजर नहीं होने देता जब तक रोटर अपनी फुल स्पीड पर घूमने ना लग जाए। जब तक क्या हो जाए, फुल स्पीड पर घूमने ना लग जाए, इसके लिए सेफ्टी सर्किट इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये जल्दी से घूमने लग जाए इसके लिए क्या करते हैं, इसका इनर्शिया कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मोलिब्डेनम के स्टेम को छोटा सा रखते हैं। या तो बहुत बड़ा दिखाएगा, एकदम छोटा सा स्टेम क्या किया जाता है, ये लिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज, देखिए, एक्सरे ट्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था जो हीट का जो डिसिपेशन है वो किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। तो रेडिएशन है वो ग्लास ट्यूब से बाहर आएगा और जो इसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो ट्यूब हाउसिंग के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है जो इसके अंदर, तो उस ऑयल को क्या करेगा, जो ट्रांसफार्मर ऑयल या जिसके अंदर जो ऑयल दिया हुआ है यहाँ पे लिखा ट्रांसफर ऑयल, तो इस ऑयल को भी गर्म करेगा। और आपको पता है गर्म करने पे कोई भी चीज़ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा फैलती है, मतलब फैलेगी अपने इसके अंदर। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस जो ट्यूब हाउसिंग है, इस ट्यूब हाउसिंग को अच्छे से इसको सील कर देते हैं। इसके अंदर एयर होती है, एयर को एक्सक्लूड कर देते हैं, एयर को सारी इसको बाहर निकाल के सील कर देते हैं। मान लो इसमें थोड़ी सी भी एयर रह गई तो अब अगर रेडिएशन के द्वारा ये जो ऑयल गर्म होगा तो साथ में ये एयर भी गर्म होगी। और आपको पता है गर्म करने पर एयर ज़्यादा फैलेगी ऑयल की बजाय, क्योंकि एयर है वो उसका डेंसिटी कम होती है, वो ज़्यादा फैलेगी तो क्या होगा, इसकी जो ट्यूब हाउसिंग है, इस ट्यूब हाउसिंग की जो सील है वो ब्रेक हो जाएगी, मिनरल ऑयल इससे बाहर आ सकता है। और मिनरल ऑयल क्या होता है, इसके फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कि इसको क्या करते हैं, इसको सील कर देते हैं और एयर इसको बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ इसके अंदर मिनरल ऑयल ही होता है। लेकिन फिर भी गर्म करोगे तो चाहे थोड़ा ही फैलो, लेकिन ये मिनरल ऑयल भी फैलेगा तो ये ट्यूब हाउसिंग के ऊपर भी प्रेशर डालेगा। और इसके अलावा जो ग्लास जो एनवलप है एक्सरे ट्यूब का, इसके ऊपर भी अंदर की ओर भी प्रेशर डालेगा। तो या तो ट्यूब हाउसिंग ब्रेक हो जाएगी या एक्सरे ट्यूब का जो ग्लास है वो ग्लास ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसे बचाने के लिए इसके अंदर एक एक्सपेंशन बिल्लो देते हैं, एक डायफ्राम जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्सपेंशन बिल्लो कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे इसके अंदर जो मिनरल ऑयल है वो गर्म होता है, गर्म होकर वो इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, ये और ज़्यादा कॉनकेव शेप का हो जाएगा। ये क्या होगा, और ज़्यादा कॉनकेव शेप का होगा। और उससे क्या होगा, इसको ऑयल को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा इसको भी गर्म नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो और ज़्यादा गर्म होता जाएगा तो इस डायफ्राम की भी एक लिमिट होगी, उससे ज़्यादा ये भी नहीं फैल सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा देते हैं। ये क्या कर, जैसे ही एक्सपेंशन विंडो गर्म होता जाएगा और फैलता जाएगा तो एक लिमिट के बाद ये क्या करेगा, इस माइक्रो स्विच को प्रेस कर देगा। ये प्रेस कर देगा तो क्या होगा, एक्सरे ट्यूब की फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। यानी अब ये एक्सरे ट्यूब तब तक काम नहीं करेगी, एक्सरे इससे एक्सपोजर तब तक नहीं ले सकते जब तक क्या हो, ये एक्सपेंशन बिलो वापस जो मिनरल ऑयल के जो ठंडा होने पर वापस अपनी नॉर्मल फ्लैट अवस्था के अंदर नहीं आ जाता। उस जो माइक्रो स्विच है इसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर रिलीज नहीं हो जाता। यानी इस प्रकार एक्सरे जो ट्यूब के जो मिनरल ऑयल है इसको भी बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाया इसके अंदर जाता है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब की जो एनोड है उस एनोड को हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं तो उसकी सरफेस है वो उसमें रफनिंग और पिटिंग हो जाती है, यानी वो खुरदरी हो जाती है। उसके अंदर गड्ढे से गड्ढे जैसे आप इस जो इमेज के अंदर देख सकते हो, ये एनोड है और ये इसकी टारगेट सरफेस देखो किस तरह से खुरदरी हो रखी है, एकदम से रफ हो रखी है। तो इसके अंदर लंबे समय तक यूज में लेने पे इसमें क्या होता है, रफनिंग और पिटिंग हो जाती है, क्योंकि बार बार में इलेक्ट्रॉन एक जगह पे गिरते रहते हैं। उससे क्या होगा, वहाँ की सतह जो सरफेस है वो स्मूथ ना होकर रफ हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इससे बचाने के लिए इसके अंदर जो टंगस्टन लेते हैं, इस टंगस्टन को प्योर अवस्था में नहीं लेके एक एलॉय काम में ली जाती है। जो टंगस्टन की एलॉय होती है जिसमें 90% तो टंगस्टन होता है
और 10% उसके अंदर रीनियम धातु होती है। रीनियम धातु मिलाने से क्या होता है, ये सरफेस जो इसकी सरफेस है वो रफ होने के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है, प्रतिरोधी हो जाती है। और क्या होती है, और उसकी जो टंगस्टन, जो आपका प्योर टंगस्टन की बजाय इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, वो थर्मल कैपेसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये आज की क्लास कंप्लीट है। जल्दी मैं इस क्लास की जो सॉल्यूशन क्लासेज है जिसमें हम MCQ सोल्व करने वाले हैं वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।